एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपके बच्चा बाड़ी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दौड़ दौड़ के आ जाओ जी, सारे बच्चे आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। मैं जी भला चंगा बेहतरीन शानदार, आप सुनाइए क्या हाल है? मजे आ रहे हैं जीवन के? भैया एक बार करवा चुका हूँ, बाकी रिवीजन आज से शुरू हो चुका है। हाँ, खाना भोजन हो गया है सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आइए जी आइए, पधारिए जी पधारिए, विराजिए जी विराजिए। ऑडिटिंग में से जी तो हटी गया, ये भी ठीक। खैर कोई बात नहीं, जीवन में मजे आने चाहिए कैसे भी आए। अरे पुरानी टी शर्ट बेटी है, ऐसे ना बोलो, गरीब आदमी का मजाक ना उड़ाओ। जिसके पास पैसे नहीं करोगे लिए वो क्या करेगा? अब ये क्या लेकर आए? लिखते हैं खून से स्याही समझना। बाबा के आगे, बाबा के आने पे लोगों के दिल से बदी शहनाई है। ये क्या लिख रहा है? बचे कुचे बाल है वो भी नोच लूं, बचे कुचे बाल हैं वो भी नोच लूं। कर सकते हैं फास्ट ट्रैक, बढ़िया रीजन हो जाएगा आपका। दूध से बनती है छाछ। बाबा क्या लिख रहे हो यार? बेटियां होती हैं देश की आन बान शान, सर के टाइम ना देने से मैं परेशान। आपको पता है कला का फीमेल होता है कली। मैम को देखकर सर की चेहरे पर आ जाती लगी। वाह वाह, क्या लिख रहे हो भाई? आग लगे बस्ती में बाबा ताऊ रहते अपने मस्ती में। क्या बात बच्चों, अर्चित करेंगे लो भैया। ये बच्चे बांसुरी को हिंदी में कहते हैं फ्लूट। बाबा तुम ही हो सबसे ज्यादा क्यूट। अरे नालायक। ठीक है, तेजस्वी लोग हैं। श्वेता दीदी आ गई कलकत्ता से। आओ जी आओ आओ। हाँ जिम जा रहा हूँ मैं, फर्क लग रहा है आपको? सही बात। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे कभी तो दिल रखने के लिए बोल दिया करो। मम्मी पूजा कर रही है रूम में, तो सुन रहे हैं आपकी शायरी। देखिए आंटी, ये मेरी शायरी नहीं है, ये बच्चे मुझे बोल रहे हैं। ऐसे बदमाश बच्चे मैं क्या बताऊं। मैं तो बड़ा परेशान हो चुका हूँ। सिमरन को कई बार समझाया दूर रहो इनसे, फिर भी पता नहीं क्यों बात करती है। आशीर्वाद है आयुषी, सबको आशीर्वाद है, भर भर के आशीर्वाद है। जीते रहो, जागते रहो, आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो बच्चों। जीवन में और रखा क्या है सर आपका? मई 22 का बैच, नवंबर 22 के लिए। हाँ बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन और दिक्कत वाली बात नहीं है, समस्या तो है ही नहीं। चलिए, जीवन में और रखा ही क्या है? सर पूरा खुश, ना ना पूरा खुश हूंगा मैं, टेंशन। प्रिंसिपल ने पार्टी दी पहली बार, क्या बात। आप बोलते हैं वाह प्रिंसिपल वाह, आप तो बड़े अच्छे आदमी। खैर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हम तो बहुत आगे बढ़ गए हैं जीवन में, ऑडिट में भी बहुत आगे बढ़ गए हैं। एकदम मस्त चल रहा है मामला, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम झकास। बोले तो एकदम झकास। चलिए आइए। यथार्थ भगवान के लिए मुझे बख्श दे, भगवान के लिए मुझे बख्श दे। अब मेरी हिम्मत नहीं है आपकी शायरी पढ़ने की, मैं संन्यास ले लूंगा, सही बता रहा हूं। इनमें बाहरी ताकतों का हाथ लगता है यथार्थ के पीछे। खैर कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसको यूक्रेन भेज दो, कुछ तो काम आएगा। ऐसी बेकार शायरी सुना रहे। ठम 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 डम डम चलेगा, रशिया वाले डर जाएंगे, बोले टैंक आगे निकल जाता। भैया बच्चे ट्रेन करा रहे यथार्थ ब्लॉक। वन मैन आ रही, हाँ आ रही हो आप तो, सामने से आएगी। चलो जी शुरू करते हैं आज की अपनी यात्रा, और मजे आएंगे जीवन के जैसे कल भी आए थे। सही बात है बच्चों, शुरू की जाए यात्रा अपनी। चलो डन, शुभारंभ हो चुका है, भोंपू बच चुका है। बच्चों अगर आपको याद हो, ये उन दिनों की बात है जब आप पागल पागल घूम रहे थे और मैं कह रहा था बच्चों सैंपलिंग पढ़ लो, मैं कह रहा था बच्चों सैंपलिंग पढ़ लो। आप कह रहे थे ना हम तो सैंपलिंग नहीं पढ़ेंगे, ना ना हम तो सैंपलिंग नहीं पढ़ेंगे, हम तो सैंपलिंग नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा सैंपलिंग कैसे नहीं पढ़ोगे, सैंपलिंग तो पढ़नी ही पड़ेगी। चलिए, मैंने आपको कल सैंपलिंग की बेसिक बातें बताई थी बच्चों। आज आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातें करेंगे, ठीक है, कुछ और चर्चाएं होंगी, कुछ और डिस्कशन होंगे। पहले थोड़े बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं, मतलब आज के सेशन में बहुत अच्छा खासा डिस्कशन होना है, और एक क्वेश्चन तो आप यहाँ से 2 घंटे तक लेकर जाएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन तो यहाँ से बनने ही। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टर्म्स अपने आप, मैंने आपको कल टर्म्स बताई थी, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो टॉपिक के साथ आएंगी, साथ साथ में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, मैंने आपको कल शुरुआत में, सबसे शुरुआत में अगर आपको याद हो तो अप्रोचेस टू सैंपलिंग बताई थी। मैंने आपसे कहा था 2 तरह की सैंपलिंग होती है बच्चों, एक बार रिकैप करवा दो कम से कम बेसिक पार्ट में। जहां ऑडिटर का जजमेंट यूटिलाइज होगा उसे बोलेंगे जजमेंटल सैंपलिंग। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? जजमेंटल सैंपलिंग। और जहां स्टैटिस्टिकल टेक्निक का इस्तेमाल करोगे उसे बोलेंगे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। ठीक है, समझना। सर जजमेंटल सैंपलिंग का मतलब क्या है, ये पहले बेसिक तो बता दो, फिर टेक्निक्स पे बात करते रहेंगे। जजमेंटल सैंपलिंग का मतलब क्या है? देखो भाई, जजमेंटल सैंपलिंग का मतलब है जहां पे सैंपलिंग ऑडिटर के जजमेंट से डिसाइड होगी। सर दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सैंपलिंग, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है एज वेल एज नॉन साइंटिफिक। और जहां आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे उसे बोलेंगे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग एक साइंटिफिक मेथड है और नॉन ट्रेडिशनल, साइंटिफिक मेथड है और नॉन ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, तो सर हम कह सकते हैं मीनिंग के अंदर सबसे पहले
वेयर, हाँ वो टेक्निक में बताऊंगा थोड़ी देर में, जजमेंट एंड एक्सपीरियंस, बिल्कुल बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं अभी आप, वेयर जजमेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिटर इज यूज्ड टू ड्रॉ द सैंपल साइज। ये बताइए, ये ट्रेडिशनल मेथड है नॉन ट्रेडिशनल मेथड है? सबसे पहले बताओ, दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड नॉन ट्रेडिशनल मेथड? दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सैंपलिंग, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सैंपलिंग। अच्छा ये बताओ साइंटिफिक है कि नॉन साइंटिफिक है? दिस इज अ नॉन साइंटिफिक मेथड। बहुत सिंपल टर्म्स में लिख रहा हूं कुछ चीजें आपके लिए, नॉन साइंटिफिक मेथड। ठीक है बच्चे? अच्छा एक बात बताओ, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का मतलब क्या है? इसकी डेफिनेशन मैंने कल आपको लिखवाई थी, सारे बच्चे फटाफट से बोलेंगे क्या डेफिनेशन है इसकी। वेयर द मैथमेटिकल टेक्निक्स, वेयर द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, वेयर द यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स, इसे बोलेंगे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। ये बताओ बच्चों, सबसे पहले तो ये साइंटिफिक मेथड है नॉन साइंटिफिक मेथड है? और ट्रेडिशनल की नॉन ट्रेडिशनल है? दिस इज अ नॉन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सैंपलिंग, दिस इज अ नॉन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सैंपलिंग, मतलब दिस इज अ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछता हूं सर, अगर स्टैटिस्टिकल तरीके से सैंपलिंग करोगे तो उसका फायदा क्या है? ऑडिटर का बाइसनेस नहीं होगा, कल बताया था आपको। तो ऑडिटर बोलेगा स्टार्टिंग के 20 इनवॉइस चेक कर लो, आखिरी 50 इनवॉइस चेक कर लो। हो सकता है सर जो स्टार्टिंग के 20 चेक किए वहां गड़बड़ नहीं था, लास्ट वाले में गड़बड़ था। हो सकता है जो लास्ट के चेक किए वहां गड़बड़ नहीं, बीच वाले में गड़बड़ था। तो देयर विल ऑलवेज बी बाइसनेस इन द केस ऑफ जजमेंटल सैंपलिंग। तो यू कैन इग्नोर द बाइसनेस इन द केस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। आप बाइसनेस को इग्नोर कर सकते हैं किस केस में? इन द केस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। ठीक है ना? दूसरी बात ध्यान रखना, सैंपल साइज, पूरी बात समझना ध्यान से, सैंपल साइज बड़ा प्रिसाइज आएगा सर, क्योंकि आपको पता है बाइसनेस तो है नहीं भाई। जजमेंटल सैंपलिंग में क्या पता 100 में से 40 ट्रांजैक्शन चेक कर रहे थे, लेकिन वहां तब भी बाइसनेस थी 100 में से 40 में। अगर यहाँ 100 में से 25 से 30 भी चेक करोगे और फ्री ऑफ बाइसनेस है तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार। तो सैंपल साइज कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा। अगर पॉपुलेशन बढ़ती भी है तो सैंपल साइज उसके साथ बढ़ेगा नहीं। अगर आपको 25 ट्रांजैक्शन चेक करना तो 25 चेक करिए, क्योंकि सर वो इंडिपेंडेंट है, वहां बाइसनेस इफेक्ट नहीं करेगा। वो एक साइंटिफिक तरीके से आपने सैंपल साइज निकाला है। अब यार हमने कल रैंडम नंबर जनरेटर का इस्तेमाल किया, कभी आ रहा था इनवॉइस नंबर 5, कभी 15, कभी 70, कभी 72, कभी 94, तो सर ये तो कोई भी नंबर आएगा ना। तो इसमें क्या कि एवरी आइटम इज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। दूसरी बात क्या, बाइसनेस नहीं है यार, बाइसनेस नहीं है। तो थोड़े कम भी सैंपल साइज ड्रॉ करोगे तभी चलेगा। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का एडवांटेज ये है कि सैंपल साइज कैन बी कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट, इट कैन बी प्रिसाइज, तो इट विल बी फ्री ऑफ बाइसनेस। पॉपुलेशन बढ़ती भी है ना तो सैंपल साइज इतना बढ़ेगा नहीं स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में। और एक बात बताता हूं, जब यहां बाइसनेस नहीं है, सैंपल साइज सही है, तो ऑब्वियस सी बात है देयर विल बी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, और यू कैन रिड्यूस द रिस्क। क्योंकि सर जहां ऑडिटर का जजमेंट है वहां रिस्क तो हो गई होगा, वहां तो रिस्क हो गई होगा। तो रिस्क कंपैरेटिवली कम कहां पर होगा बच्चे? रिस्क कंपैरेटिवली कम कहां पर होगा? स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में। अच्छा एक बात बताओ, जहां ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, 20,000 इनवॉइस है, वहां जजमेंटल सैंपलिंग काम आएगी या स्टैटिस्टिकल? स्टैटिस्टिकल। तो स्टैटिस्टिकल किसके काम आएगी सर, जरा बताना। मैं एक बात रिकैप करता हूं, फायदे क्या है? फ्री ऑफ द ऑडिटर्स बाइसनेस, सैंपल साइज विल बी प्रिसाइज, पॉपुलेशन बढ़ती है सैंपल साइज बढ़ेगा नहीं। ठीक है? ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, रिस्क विल बी कंपैरेटिवली लेस, कैलकुलेटेड रिस्क होगा, कैलकुलेटेड, बहुत तरीके से आप इसे करोगे। इवन जहां पर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी है ट्रांजैक्शंस में, अभी हम आगे टेक्निक में समझेंगे ये सब चीजें, वहां स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग ही बेहतर होगी। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग ही बेहतर होगी। दीस आर द एडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। एडवांटेज। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे आंसर देंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी बताना, कहां पे सैंपल साइज कंपैरेटिवली लार्ज होगा? जे या एस बोलते हुए चलना, ठीक है? सबने गलत बोल दिया, देश और शिवम और ये को छोड़कर शिल्पा। अच्छा भाई, मेरा क्वेश्चन था कहां सैंपल साइज कंपैरेटिवली लार्ज होगा? कहां पे रिस्क कैलकुलेटेड होगा? कहां पर ऑडिटर की बाइसनेस हो सकती है? अच्छा कौन सी सैंपलिंग की अप्रोच ज्यादा आसान होगी? ये बताओ। कह रहे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग ज्यादा आसान होगी। खुद के मैथ्स में बड़ी बाउंड्री वाले पास हुए में जाके फाउंडेशन में। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, कहां पॉपुलेशन बढ़ती भी है तो सैंपल साइज बढ़ेगा नहीं? ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कौन सी सैंपलिंग में थोड़ा एक्सपर्टीज चाहिए होगा उसे परफॉर्म करने के लिए? स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। जजमेंटल में क्या एक्सपर्टीज चाहिए आप बताओ? ऑडिटर बोला शुरू के 50 वही चेक कर लो, क्या क्या चाहिए उसमें आपको? मेरे भाई आप बात समझे नहीं तक। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग बहुत अच्छी है, बहुत फायदेमंद है, लेकिन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग लगाने के लिए स्टैटिस्टिकल नॉलेज भी तो होना चाहिए। तो हाँ, उसके लिए वो थोड़ी टेक्निकल होती है। नॉर्मल आर्टिकल एक्सपर्ट शायद इंप्लीमेंट ना कर पाए, ठीक है? तो उसके लिए थोड़ा अपने को जो स्टाफ है, जो आर्टिकल थोड़ा एक्सपर्ट चाहिए होता है, एक्सपर्टीज वाला। ठीक है? खैर मैं लिखूंगा, मैं जानबूझ के आपके चीजें ट्विस्ट की हैं। चलो जल्दी जल्दी बताओ, एडवांटेज क्या है? इट विल बी फ्री फ्रॉम द ऑडिटर्स बाइसनेस, इट विल बी फ्री फ्रॉम द ऑडिटर्स बाइसनेस। और बताओ, रेलेवेंट फॉर ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। बच्चों को बस एक पॉइंट मिल गया, हर बच्चा वही पॉइंट चिपका रहेगा, ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, ह्यूज रेलेवेंट फॉर ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा ये बताओ, रिस्क कैसा होगा? वेग रिस्क मतलब होगा या कैलकुलेटेड रिस्क होगा? देखो रिस्क को हम जीरो तो नहीं कर सकते कभी भी, बट देयर विल बी अ कैलकुलेटेड रिस्क।
पता है ना आपको? अच्छा ये बताओ सैंपल साइज विल बी कंपैरेटिवली प्रिसाइज कहां होगा? वेयर सैंपल साइज विल बी प्रिसाइज, कहां पर सैंपल साइज पॉपुलेशन के साथ बढ़ेगा नहीं, सैंपल साइज विल नॉट इंक्रीज। कहते प्रिसाइज मतलब स्मॉल, क्यों बीसीआर वाले भैया, बीसीआर नाम एक सब्जेक्ट था, क्यों सब्जेक्ट फूल वाला चढ़ा रहे हो? प्रिसाइज राइटिंग है, उसमें वन थर्ड लिखना होता है। सैंपल साइज विल नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ आपसे पूछता हूं, ऐसा तो नहीं है यार जजमेंटल का अपना कोई एडवांटेज नहीं है? एडवांटेज तो इसके भी हो सकते हैं यार। इसका एडवांटेज है सिंपल टू ऑपरेट। बच्चे कह रहे हमें तो ये चाहिए, सिंपल टू ऑपरेट। अच्छा और क्या एडवांटेज होगा? नो नीड ऑफ स्पेशल एक्सपर्टीज। इससे क्या होगा कि अपन कैसे भी स्टाफ को रख सकते हैं। सही बात। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, डिसएडवांटेज क्या है स्टैटिस्टिकल का? डिसएडवांटेज वही सब, ये बन जाएगा ना, इसका एडवांटेज इसका डिसएडवांटेज। बायसनेस होगी, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के रिलेवेंट नहीं है, रिस्क कैलकुलेटेड नहीं होगा, ठीक है, सैंपल साइज प्रिसाइज नहीं होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जब लिखो तो लिख देना मोस्ट इंपोर्टेंट, एमटीपी आरटीपी का फेवरेट है। अच्छा सर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये चल रहा है बाबा का लंगर, कभी आओ कभी बैठो, आओ अलीशा आओ, आराम से आते हैं सर, खैर कोई दिक्कत नहीं। लार्ज मास ऑफ डेटा, कैलकुलेटेड रिस्क, मिनिमम सैंपल साइज, मोर ऑब्जेक्टिव। सही बात है, सैंपल साइज बढ़ेगा नहीं पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ, और साइंटिफिक मेथड। हाय लिखाएंगे हमने, वाह पर्सनल राइट, वाह वाह वाह, एक पॉइंट और लिख देते हैं, बल्ले बल्ले करो बैठ के। दिस इज मोर ऑब्जेक्टिव एंड अ साइंटिफिक मेथड। पॉइंट बढ़ा रहा है इंस्टीट्यूट भी, खैर कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर का आ सकता है, एक मिनट को फोन करके पूछ ही लेता हूं कितने नंबर का है। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेटेड रिस्क का उल्टा क्या होगा? नॉन कैलकुलेटेड रिस्क वेग, द रिस्क विल बी वेग, पता नहीं होगा। अब जैसे आप पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ रहे हैं, आपको पता है आपने 2 चैप्टर छोड़ दिए, आपको पता है 10 नंबर का रिस्क लेके जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि तुम 2 चैप्टर से आता कितना है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि किस चैप्टर से कितना आता है। और 15 में से 12 चैप्टर पढ़ लिए, 10 चैप्टर पढ़ लिए, तो अगर 5 छोड़े 70 नंबर तो नहीं आना था। तो आपको पता ही नहीं ना छोड़े उसका वो आता कितने का है, आपको पता ही नहीं छोड़ा वो आता कितने का है। तो रिस्क तो यहाँ भी है, लेकिन रिस्क वेग है, वहां रिस्क कैलकुलेटेड था, वहां रिस्क कैलकुलेटेड था। बच्चे कह हाँ हाँ इट्स लाइक लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, रिस्क तो दोनों जगह है, लव मैरिज में कैलकुलेटेड रिस्क है और अरेंज में वेग रिस्क है। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जीवन में और रखा क्या है बच्चों, मजे लो जीवन के, कैलकुलेटेड रिस्क। अनप्रेडिक्टेबल रिस्क होता है उसमें। हाँ हाँ 20 साल के पूरे भाई ब्याह के बता रहे भाई, मोड़ा मोड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, विकास कह रहा है कंफ्यूज, रिस्क को लेकर शादी को लेकर। देखो अच्छा कोई बात नहीं, कह रहा है मिसक्लिक, तीसरा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ेंगे, बच्चों से बात कर लो ये वाली। दिन भर की थकान निकल जाती है बाबा, बस इसीलिए तो बाबा आपके पास आ जाते हैं कि यहाँ जो आनंद है वो मिलता ही कहाँ है। ट्राई करो, देखो भाई ये सब तो हलवा पूरी है जो आपको खिला दिया मैंने। अब पढ़िए बढ़िया, मेथड टू करेक्ट सैंपल। कह रहा पेट भरा नहीं तो भी 1.5 घंटे और तो बचे भैया, ठोस ठोस के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कल शाम तक भूखना कितना खा लेना। सबसे अच्छी बात ये जो उन दो दीदियों से पेट छूटा है भाई साहब, वो अपने आप में आतंक, आतंक का दूसरा नाम। ठीक है देखिए क्लियर हो गया। चलो यार भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। मेथड टू करेक्ट सैंपल, सुनना ध्यान से सर। एक होती है रैंडम सैंपलिंग, बहुत बढ़िया, अब मैं सर घड़ी लिख रहा हूं और समझते हैं रैंडम सैंपलिंग। अब बच्चे समझना, अब ये सही मायने में मतलब ऐसा नहीं यहाँ से आता नहीं आता, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है, लेकिन समझने वाली बहुत ज्यादा बात नहीं थी, अब थोड़ी समझने लायक चीजें शुरू हो रही है। ठीक है, तो अब ध्यान लगाइए। सर आप चेक करने गए, आपके सामने एक्सपेंस दिया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग एक्सपेंस या फॉर एग्जाम्पल कोई भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कुछ भी। सर आपके सामने ना 100 वाउचर दिए थे, 100 वाउचर रखे हुए हैं, ठीक है। सर इनकी पॉपुलेशन 100 वाउचर की है, ये जो 100 वाउचर है ना बच्चे, इनके अमाउंट है 200 रुपए से लेकर 2200 रुपए तक के। कोई बात नहीं, 200 रुपए से लेकर 2200 रुपए तक के, समझना बहुत ध्यान से बच्चे। अब जो कहानी शुरू हो रही है ना, क्योंकि मैं लिखूंगा बिल्कुल आखिरी में, अब सिर्फ पूरा कंसेप्ट चलेगा 1 घंटे तक, ठीक है। 200 रुपए से लेकर 2200 रुपए। सर ये ना होमोजीनियस पॉपुलेशन है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है लाइक वाइज पॉपुलेशन, एक जैसी मिलती जुलती पॉपुलेशन, होमोजीनियस। 2 400 600 800 के अमाउंट है, होमोजीनियस। एक बात बताओ मेरे भाई, अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस उठाए और ये 2000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के हैं, क्या पॉपुलेशन को होमोजीनियस मानेंगे आप? सर ये पॉपुलेशन है हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन, इसे हम कई बार बोलते हैं डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं सर? डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन।
हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन। ठीक है, अब मेरी बात समझिए बच्चे बहुत ध्यान से। ठीक है, आपको 100 में से 10 वाउचर चेक करने हैं, ये आपका सैंपल साइज है। ठीक है, वो 10 कौन से होंगे? मानो आपने रैंडम नंबर जनरेटर इस्तेमाल किया, कोई भी बच्चा उठा ले, इसके पास फोन स्पेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई भी एक। अब बताइए कौन कौन से रैंडम नंबर आ रहे हैं बच्चों? एक ही बच्चा बोलेगा, एक ही। चलो सब बोले थे, 27, 56, 79, 99, 60, 14, 43, 81, 52। कितने हो गए भाई? 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9, 35। अब एक बात समझना, कह रहा है 189। सिमरन बेटा क्या हुआ? आंटी चली गई रूम से बाहर, पूजा खत्म हो गई? देखो कोई बात नहीं, समझ सकता हूं। जो 27 नंबर फोकस करो, जो 27 नंबर का वाउचर, 27 नंबर का, उसकी वैल्यू है 250 रुपए की। जो 56 नंबर का है उसकी वैल्यू 800 रुपए की है। जो 79 नंबर का उसकी वैल्यू 2100 रुपए की है। जो आपका ये 1800 रुपए की वैल्यू रखता है, ये वाला 900 रुपए की वैल्यू रखता है, ये वाला 1300 की वैल्यू रखता है, ये 300 की वैल्यू रखता है, ये 500 की वैल्यू रखता है, ये आपका 750 की वैल्यू रखता है, ये आपकी 657 की वैल्यू रखता है। आपने 10 ट्रांजैक्शन चेक कर लिए, आपने 10 ट्रांजैक्शन चेक कर लिए। ठीक है, इसे कहते हैं, दिस इज नोन एज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है बच्चों? सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि आप बेसिकली सिंपल रैंडम नंबर सेलेक्ट करते हो, जैसा हमने रैंडम जनरेटर पे किया। रैंडम जनरेटर पे आपने किया कि ये ठीक है, ये हमारे रैंडम नंबर निकला जो आपने बताया 27 56 79 90 60 40 43। दिस इज सिंपल रैंडम। सिंपली रैंडम नंबर सेलेक्ट किया, उसी नॉइस को चेक करिए, दैट्स इट। लेकिन सर एक बात सोचिए, आप फॉर एग्जांपल 100 वाउचर है, आपने यहां भी 10 चेक करने, हां जल्दी नंबर 45 55 12 69 56 75 67 ओनली नंबर 7 14 22 ओनली नंबर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लो भैया। ठीक है, अब सुनो, ये वाउचर था 2000 का। सुनते जाना, बहुत ध्यान से फोकस करना। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं आपको, इसमें आपने बोलना। ये था 3200 रुपए का, ये था 3600 का, ये था 2150 का, ये था 3690 का, ये था 4200 का, ये था 4750 का, ये था भाई 2600 रुपए का, ये था आपका 5057 का, ये था 5350 का। आपको पता है सबसे बड़ा रिस्क क्या है सिंपल रैंडम में? पॉपुलेशन अगर हेटेरोजीनियस हुई तो आपने सारे छोटे नॉइज चेक कर लिए सर। नहीं, सारे छोटे नॉइज चेक कर लिए आपने। एवरी आइटम इज हैविंग इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ऐसा भी हो सकता है सारे बड़े नॉइज आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है मिक्स मैच आ जाए, कुछ हो सकता है सर। हो तो कुछ भी सकता है सर, हो तो कुछ भी सकता है। बहुत बड़ा रिस्क है सर, बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत ही बड़ा रिस्क है। आपको बोल रहा हूं कि आपने 10 चेक किए और 10 के 10 छोटे खर्चे थे। बड़ा खर्चा पड़ नहीं पाया, आपने चेक किया बड़ा खर्चा। भाई साहब ने 10,000 खर्चा किया, 20 का 25 का 50 का 1 लाख का 1.5 लाख का 2 लाख का, सारे बड़े खर्चे छूट गए सर, सारे बड़े खर्चे छूट गए। यहां सिंपल रैंडम सैंपलिंग एक फेलियर है, यहां पे सिंपल रैंडम एक फेलियर है सर। दिस इज अ फेलियर इन द केस ऑफ हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन। दिस इज अ फेलियर इन द केस ऑफ हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन। यू कैनॉट परफॉर्म सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो क्या करें सर? व्हाट शैल वी डू? हम करें क्या इसको लेकर? कुछ नहीं करना, मैं आपको बताता हूं। जिसको आता है उसको पढ़ना, स्टैटिस्टिक्स जगह पढ़ा नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, सिलेबस में पढ़ता है, मैं पसंद नहीं थी, लेकिन जब ऑडिट से कनेक्टेड हुई तो समझ में आया कि हां भाई ये भी चीजें। हम क्या करेंगे सर, सुनना। हम इस हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन को बांट देंगे 2000 से लेकर 20,000 तक के खर्चे, 20,000 से लेकर 50,000 तक के खर्चे, 50,000 से लेकर 1 लाख तक के खर्चे, और 1 लाख से लेकर 2 लाख तक के खर्चे। हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन को हमने बांट दिया। सुनना, इंटरवल लगे भाई, खिचड़ी पक जाएगी पूरी। इंटरवल सैंपलिंग लगे भाई, खिचड़ी पक जाएगी, वेट करना। इसे हमने बांट दिया, इसे मैं बोलता हूं होमोजीनियस सब पॉपुलेशन। होमोजीनियस सब पॉपुलेशन, होमोजीनियस सब पॉपुलेशन, होमोजीनियस सब पॉपुलेशन, होमोजीनियस सब पॉपुलेशन। द हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन, the heterogeneous population is further segregated into homogeneous subpopulation, homogeneous subpopulation। ठीक है, पूरी बात समझना, पूरी बात समझना। अब मैंने बोला एक काम करते हैं यार, यहां से 2 इनवॉइस चेक करेंगे मात्र, यहां से भी 2 इनवॉइस चेक करेंगे मात्र, यहां से भी 2 इनवॉइस चेक करेंगे, सब में 25 इनवॉइस आप मान लो, यहां से भी 2 इनवॉइस चेक करेंगे। आपने 2 इनवॉइस चेक किया तो पता चला पहला इनवॉइस चेक किया 5200 रुपए का, और दूसरा इनवॉइस चेक किया आपने 16,800 का। यहां से 2 इनवॉइस चेक किया, पता चला एक 22,000 का इनवॉइस था और एक इनवॉइस था 32,000 का। यहां 2 इनवॉइस चेक किया, पता चला एक इनवॉइस था 58,000 का और एक इनवॉइस था 96,000 रुपए का। यहां 2 इनवॉइस चेक किया, तो एक इनवॉइस चेक किया आपने 1,20,000 का, दूसरा इनवॉइस आपने चेक किया 1,60,000 का। आप देख रहे हो, हर तरह का ट्रांजैक्शन चेक कर लिया हमने, हर तरह का ट्रांजैक्शन चेक कर लिया हमने, ऑलमोस्ट एवरी टाइप, हर तरह का ट्रांजैक्शन चेक कर लिया हमने, हर तरह का। और सबसे कमाल की बात बताऊं आपको, सबसे कमाल की बात, सैंपल साइज यहां फिर भी 10 था, यहां तो 8 है। एक नहीं, यहां तो फिर भी 8 है। एक बहुत मस्त पॉइंट आता है, 530 के अंदर लिखा है कि जब आप हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस पॉपुलेशन में बांटते हैं तो इसे बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन
और स्ट्रेटिफिकेशन हाँ सुनना, स्ट्रेटिफिकेशन की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि स्ट्रेटिफिकेशन में आपने हर तरह के आइटम को चेक कर लिया विदाउट इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, इवन यू कैन रिड्यूस द सैंपल साइज हियर। सर सैंपल साइज बढ़ेगा थोड़ी, सैंपल साइज तो बल्कि 10 की जगह 8 कर दिया, फिर भी हमने हर तरह के ट्रांजैक्शन चेक कर लिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग वेयर यू विल सेग्रीगेट डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन इनटू होमोजेनियस पॉपुलेशन, जहां पे आपने छोटी-छोटी सब पॉपुलेशन एक जैसी पॉपुलेशन बना दी, फिर वहां से आपने सैंपल निकालने शुरू किए। जो ये होमोजेनियस सब पॉपुलेशन है इसे हम कहते हैं स्ट्रेटा। शायद सुना आपने कभी, बिल्कुल सही बात, स्ट्रेटा। और जो सैंपल निकालते हैं स्ट्रेटम, स्ट्रेटा स्ट्रेटम, स्ट्रेटा स्ट्रेटम। ठीक है, अब सुनो सुनो अगली बात ध्यान से। यहां कितने मॉइस चेक किए थे? 10। यहां कितने चेक कर रहे हो? 8। वी आर रिड्यूसिंग द रिस्क विदाउट इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, इंस्टेड वी आर डिक्रीजिंग द सैंपल साइज इन दिस केस। वी आर रिड्यूसिंग द रिस्क विदाउट इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। सैंपल साइज बल्कि कम कर दिया, चेकिंग बल्कि कम कर दी, लेकिन रिस्क भी कम कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। सर यहां आपको 2 लग रहा होगा, जिस कंपनी में 20,000 ट्रांजैक्शन है उसका सोचो, वहां अगर 2 ऐसे कम करके चलेंगे, 100 में 2 5 10, तो बहुत 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 बेनिफिट मिलेगा। इसे पता है क्या बोलते हैं? रैंडम सैंपलिंग के 2 टाइप हुए। एक हुआ सिंपल रैंडम, ये होमोजेनियस पॉपुलेशन के लिए ठीक है, और एक हुआ स्ट्रेटिफाइड रैंडम, ये हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन के लिए ठीक है। हेटेरो, HETERO, हेटेरो। हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन को डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन के नाम से भी जानते हैं, डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन के नाम से। ठीक है, ये समझ में आ रहा है रैंडम सैंपलिंग के 2 टाइप, सिंपल रैंडम और स्ट्रेटिफाइड रैंडम। तो दिस इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम। ठीक है, और सुनिए सर, स्प्रेड स्प्रेड को लिख दूंगा। ठीक है, मतलब अपने पास देखो, अपने पास ना टर्म्स भी है, हम लिख सकते हैं सर प्रॉपर लैंग्वेज में। व्हेन द पॉपुलेशन इज हेटेरोजेनियस or diversified population, the heterogeneous population will be distributed into homogeneous subpopulation, and the process of distributing is known as stratification, and the homogeneous subpopulation is known as strata. Getting my point? कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ना कोई रट्टे लगाने की जरूरत है, समझ लिया, हम लिख लेंगे अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से लिख लेंगे। ठीक है, अब सुनो, आपने 2 ही क्यों लिया, 1 या 3 लीटर ले सकते थे। देखो जी, आप बिल्कुल लीजिए 1, बिल्कुल लीजिए 3, लेकिन जब 2 में काम बंद करने की जरूरत है सर, जितनी जितनी कम सैंपलिंग करोगे, कल बताया था, जितनी ज्यादा सैंपलिंग करोगे, दोनों केस में सैंपलिंग रिस्क बढ़ेगा, सैंपलिंग का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। आप 1 कर दो, दिक्कत रहेगी सर। ठीक है, और बहुत ज्यादा भी करोगे तभी दिक्कत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और समझा रहा था मैं आपको इसमें। हाँ, रीजन सर, अगली जो सैंपलिंग है, अगली मैं सर हेडिंग लिख रहा हूँ अभी और समझाते जा रहा हूँ, लिखूंगा बाद में। अगली जो सैंपलिंग है इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग, इंटरवल सैंपलिंग। उसके बाद हम देखेंगे ब्लॉक सैंपलिंग। ठीक है, देखो सर ऐसा है कि अगर ऑडिटर आपसे कहता है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जजमेंटल सैंपलिंग का टाइप है, ये जो आपने पढ़ा, दिस इज द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, राइट, स्ट्रेटिफिकेशन, ये सब अभी हम पढ़ रहे हैं जजमेंटल सैंपलिंग। ऑडिटर आपसे कहता है पहले के शुरू के 50 इनवॉइस चेक कर लो। मैं एग्जांपल देते रहा हूं, सुनते जाना बस। ऑडिटर आपसे कहता है हर महीने के इनवॉइस नंबर 151 से 300 तक चेक कर लो। ऑडिटर कहता है काम करना भाई, जो इनके आरपीटीज है ना, आरपीटीज, या पे काम करना, आप चेक करना मई, सितंबर, नवंबर और फेब के। ऑडिटर कहता है काम करो यार, आप ना हर 2 महीने छोड़कर, जैसे अप्रैल में हो गया, अप्रैल चेक किया, मई जून छोड़कर जुलाई, अगस्त सितंबर छोड़कर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर छोड़कर जैन, ये ना आप एक काम करो, इसके ना आप 7 मॉइस चेक करो, शुरू के 7। सर दिस इज इंटरवल सैंपलिंग। व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग अ डेफिनेट इंटरवल, व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग अ डेफिनेट इंटरवल कि जी आपको फर्स्ट 50 मॉइस चेक करने हैं, या आपको हर 1 महीने 2 महीने छोड़कर फिर तीसरे महीने मॉइस चेक करने हैं। कई बार हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग भी कहते हैं, कई बार इंटरवल सैंपलिंग भी कहते हैं। यहाँ पे आप एक सीरीज बना के देते हैं और यहाँ पे प्योर जजमेंट ऑडिटर का ही लगता है, प्योर जजमेंट ऑडिटर का ही लगता है, प्योर जजमेंट ऑडिटर का ही लगता है, प्योर। ठीक है, बहुत सिंपल, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी टेक्निक है। अच्छा, एक टेक्निक और बताता हूं आपको, मतलब इसमें तो खैर कुछ ज्यादा है नहीं। अब जैसे आपके सामने 100 इनवॉइस है, ठीक है, ऑडिटर ने क्या किया, इसके ना क्लस्टर्स बना दिए। हाँ, ऑडिटर जजमेंट पर डिपेंड करता है वो, अभी मैं आपको बताऊंगा सब में डिस्टिंग्विश करके कि कहां कैसा जजमेंट लगता है ऑडिटर का। ठीक है, एक बार पहले सब बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फाइनली 10। आपने क्या किया, सुनो, आपने क्या किया, 10-10 इनवॉइस के 10 क्लस्टर बना दिए, 10-10 इनवॉइस के 10 क्लस्टर बना दिए। ये क्लस्टर 1, ये क्लस्टर सेकंड, ये क्लस्टर थर्ड, ये क्लस्टर फोर्थ, क्लस्टर फिफ्थ, क्लस्टर सिक्स, क्लस्टर 7, क्लस्टर 8, क्लस्टर 9, क्लस्टर 10। पूरी बात सुनना, पूरी बात सुनना। अब आपने क्या किया, आपने बोला मेरे पास पॉपुलेशन 10 की है, रैंडम नंबर जनरेटर पे जाओ, मेरे पास पॉपुलेशन 10 की है जी, सेलेक्ट कर लो जरा, सेलेक्ट कर लो भाई, 10 की पॉपुलेशन में मेरा आया पहला सेकंड, मेरा वाला, फिर आया फर्स्ट, बहुत बढ़िया, फिर आया 7th। सर ये क्या बवाल है, पेशेंस रखना, ये क्या बवाल है सर, ये स्ट्रेटिफिकेशन से कैसे अलग है, सब बता रहा हूं। स्ट्रेटिफिकेशन में पॉपुलेशन हेटेरोजेनियस होती है, सबसे मेन पॉइंट। यहां पॉपुलेशन कैसी भी हो हमें तो मतलब नहीं, मैंने आपको बताया पॉपुलेशन कैसी है।
स्ट्रेटिफिकेशन में जब हम पॉपुलेशन को बांटते हैं ना, तो बंटवारा होता है होमोजीनियस पॉपुलेशन में। सुनना, होमोजीनियस पॉपुलेशन में क्या मैंने आपको बताया कि ये पॉपुलेशन होमोजीनियस है? क्या बताया इसमें एक ट्रांजैक्शन 1000 का हो और 10 लाख का? क्या मैंने आपको बताया पॉपुलेशन होमोजीनियस है? तो सर एक बात बताओ, ये तो जजमेंटल सैंपलिंग है जो आपने हमें बोला, बिल्कुल जजमेंटल है, बिल्कुल जजमेंटल। ये पिछली वाली ये कैसी है सर? ये मिक्स है। क्योंकि क्योंकि क्लस्टर कितने से बनेगा और कितने इनवॉइस का बनेगा, ये तो जजमेंट लगाया ना आपने कि 10 क्लस्टर बनेंगे और 10 इनवॉइस होंगे एक क्लस्टर में। यहां जजमेंट लग गया, और जब रैंडम नंबर जनरेटर का इस्तेमाल किया तो यहां स्टैटिस्टिकल टेक्निक लग गई। यहां मिक्स है। क्लस्टर मतलब क्लस्टर है भाई, छोटे छोटे क्लस्टर्स। ब्लॉक सैंपलिंग कहते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग। छोटे छोटे बॉक्स क्लस्टर बना दिए। बिल्डिंग नहीं होते, कभी फ्लाईओवर बनता देखा हो आपने? तो फ्लाईओवर में आजकल पीसेस होते हैं, इकट्ठा फ्लाईओवर नहीं बनाते, बहुत बड़े फ्लाईओवर बनते हैं, उसके क्लस्टर्स बना देते हैं। क्लस्टर्स बनाते रखते बनाते रखते। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, सुनना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये सैंपलिंग इससे तो कम इफेक्टिव है क्योंकि जजमेंट को लगाइए ऑल्टर का, लेकिन इससे ज्यादा इफेक्टिव है, इससे ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि किसी भी ब्लॉक का चांस आ सकता है ना सर सिलेक्शन में, क्योंकि ये मिक्स है। यहां जजमेंट लगा बंटवारा करते टाइम और सिलेक्शन करते टाइम स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगा दिया आपने। समझ रहे हो मेरी बात? स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगा दिया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप सुनो, हाइब्रिड कह सकते हैं एक तरीके से। हाइब्रिड एक सैंपलिंग होती है सर, हाँ, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। ये ब्लॉक सैंपलिंग आ रही है समझ में? छोटे छोटे 10 ब्लॉक बना दिए। इंटरवल सैंपलिंग आ रही है, शुरू के 50 इनवॉइस, आखिरी 10 इनवॉइस, 151 से 200 तक, 250 से लेकर 300 तक। ठीक है ना? हाँ, हर एक महीना छोड़ के उसके अगले महीने की इनवॉइस। ठीक है, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग में क्या होता है सर? ये होती है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज बहुत मस्त पॉइंट आपको बताता हूँ। वेटेड एवरेज आपने वेटेड एवरेज बहुत जगह पढ़ा होगा, फिर क्या इन्वेंटरी और क्या एफएम और क्या क्या और क्या क्या कहां। एक बात बताओ यार मुझे, एक बात बताओ, 10 इनवॉइस हैं, ठीक है, स्टेशनरी के। जब वेटेड एवरेज निकाला तो पता चला कुल मिला के इनकी प्राइस है 2100 रुपए, और एक इनवॉइस है, एक इनवॉइस फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एडवर्टाइजमेंट का 2 लाख रुपए का। आप एक बात सोचो ना सर, क्यों इतना एफर्ट लगाओगे इसमें? कहने के लिए आपने 10 इनवॉइस चेक कर लिए, कहने के लिए आपने 10 इनवॉइस चेक कर लिए, लेकिन अमाउंट तो इतना ही था। इन 10 के चक्कर में पता चला एक छूट गया, जिसका अमाउंट 10 गुना था। वेटेड एवरेज तो कहता है किसी यूनिट की कितनी वैल्यू है, उसकी वैल्यू निकालो वेट देकर और फिर कंपेयर करो, फिर कंपेयर करो। अब एक बात बताओ, सैंपलिंग तो आपने, मेरे भाई सैंपलिंग तो आपने करनी है, सैंपलिंग जीरो तो हो नहीं सकती, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, तो चेक करना पड़ेगा। तो छोड़ोगे किसको? यहां से छोड़ोगे या इसको छोड़ दोगे? स्टेशनरी छोड़ोगे, एडवर्टाइजमेंट छोड़ दोगे? कम वाले को छोड़ेंगे। इसे कहते हैं मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। ठीक है, और आखिरी सैंपलिंग है, आखिरी सैंपलिंग है जो आर्टिकल करके जाते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, किसी को चेक करेंगे, 80 90 पूरे 100, किसी को चेक करेंगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 से निकला धागा, कर लो, 100 निकल के भागा। आप बोलोगे सर ये क्या होता है, अचानक से क्या हो गया आपको? ये होती है वो सैंपलिंग जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, विदाउट एनी स्ट्रक्चर टेक्निक, जिसकी कोई टेक्निक नहीं है। ये फाइल अगर यही तो निकाल रहा होता है, तो कोई बात नहीं, अलग ये पेज मोटा लग रहा है, ये चेक करेंगे। अब ये चेक करेंगे, कुछ भी चल रहा है भाई, कुछ भी चल रहा है। रोहित कह रहा है वंस मोर, कल परसों कह रहा था रात भर रोया। वाह, मेरे को यही बच्चों की सोच बहुत अच्छी लगती है, बच्चे बहुत जल्दी ओवरकम कर जाते हैं, अच्छी बात है, खैर कोई दिक्कत नहीं जी। नहीं मजे लो रोहित भाई, मैं तो कह रहा हूँ टेंशन नहीं लेनी चाहिए जीवन में, ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ठीक है, और मैं बोलता नहीं, मैं तो खुद ही बोलता हूँ मस्त रहो, मेहनत करते रहो, बाकी क्या है, मेहनत करते रहो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ, प्रसन्न रहो, वंस मोर, क्या कोई दिक्कत नहीं, मजे लो जीवन के। भैया मेरा भी मूड लाइट हो गया, हाँ इसीलिए तो पढ़ाने आता हूँ मैं, बच्चों का मूड लाइट। आज मेरा दिन सार्थक हो गया, शिल्पा दीदी आपका मूड ठीक हो गया, मेरा दिन सार्थक निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं रोहित वर्षा ही हो गए थे, गंगाधरी शक्तिमान गंगाधरी। चलो अच्छी बात। रैंडम सैंपलिंग, इंटरवल सैंपलिंग, ब्लॉक सैंपलिंग, मॉनिटर सैंपलिंग, हार्डवेयर सैंपलिंग, सैंपलिंग 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 सैंपलिंग। जरा टेक्स्ट पढ़ दिया, सैंपलिंग बोल रहे हो, सैंपलिंग सैंपलिंग सैंपलिंग। ठीक, और बताओ अरे मुझे आ रही थी। अच्छा ये देखो, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, अरे देखो इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, रैंडम नंबर, ये इंटरव्यू में कोई कहानी सुना रहा है, कह रहा है ईच आइटम इन अ पॉपुलेशन इज सेलेक्टेड बाय द यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल ईदर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और पिकिंग अप नंबर इन रैंडम नंबर वे। टुडे रैंडम नंबर्स आर आल्सो जनरेटेड यूजिंग वेरियस एप्लीकेशन ऑन द सेल फोन लाइक रैंडम नंबर जनरेटर। ये फिर तो कोई नंबर आएगी इसमें, फिर तो कहानी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
हमारा बस चले स्क्रीनशॉट चिपका के कॉपी में, ठीक है बेटा। ये होमोजेनियस पॉपुलेशन के लिए ठीक है, ठीक है। अच्छा बताओ स्ट्रेटिफाइड रैंडम का मतलब क्या? अरे लाला, स्ट्रेटिफाइड रैंडम का मतलब है जहां आप बांट देते हैं स्ट्रेटा में और वहां से सैंपल निकालते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, हर किसी को सेपरेट पॉपुलेशन मानेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। कैसे बंटवारा जजमेंट तो वहां लगता है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का रीजन ये है कि पॉपुलेशन हाईली डाइवर्सिफाइड है, हाईली डाइवर्सिफाइड है, तो फिर हम उसे एक तरह की पॉपुलेशन में बांटते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है सिंपल रैंडम सैंपलिंग का। अच्छी बात बताई आपने, अच्छी लगी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में मैंने आपको बताया, बता देगा आपको भैया, इंटरवल्स प्रोवाइड करेगा, इंटरवल सैंपलिंग भी कहते हैं इसे। मॉनिटरी रेट सैंपलिंग में वैल्यू वेटेड सिलेक्शन होता है, ठीक है। ब्लॉक सैंपलिंग में बताया आपको क्लस्टर्स में बांट देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और रही सर हैफाजेड, कह रहा है कोई टेक्निक ही नहीं है। अब कर मेरे 80-90 पूरे तो चिंगू मंगू सैंपलिंग क्या होता है। हैफाजेड सैंपलिंग इज नॉट एप्रोप्रिएट व्हेन यूजिंग द स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। सही बात, ऐसी लाइन लिखी है $1 मिलियन वाली, कह रहे हैं जब स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हो तो हैफाजेड एप्रोप्रिएट नहीं होगी। मेरे भाई हैफाजेड का मतलब यही है कि वो कोई टेक्निक ही नहीं है। हैफाजेड को कैसे बोल दोगे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है? खैर कोई बात नहीं। अच्छा इसमें 2 पॉइंट और निकलते हैं। और साहब हो गए पराठे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी इसलिए भी आई, कोई दिक्कत नहीं। अब तो संन्यास ले लो आज, मतलब अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ समझ आएगा नहीं। आपसे कल मुलाकात होगी, बाय बाय। देखो भाई क्लास के बात करना, ठीक है। चलो सैंपल डिजाइन 2 बातें, डन, बाय बाय, टेक केयर। देखो जी, वहां से चले जाओ आंटी, किधर हो गए जाओगे। वहां से 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, दो वहां से 2 पॉइंट निकालते हैं। एक स्ट्रेटिफिकेशन हमने वहां पढ़ा, अरे यार एक पढ़ा वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, जो हमने वहां पढ़ा वो था मेथड्स टू करेक्ट सैंपल। लेकिन वहां से हमने 2 चीजें समझी कि सैंपल डिजाइन करते वक्त हम 2 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, एक तो स्ट्रेटिफिकेशन का और दूसरा वैल्यू वेटेड का। कुछ भी नया नहीं है, एक बार थोड़ा रीड करते हैं, ठीक है। देखिए कहता है सर स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है स्ट्रेटिफिकेशन का कि आप उसे बांट देंगे सब पॉपुलेशंस में जो एक जैसी हैं, दे आर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, राइट, होमोजेनियस पॉपुलेशन। स्ट्रेटिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि डाइवर्सिफिकेशन कम कर सके, वेरिएबिलिटी कम कर सके, वैरायटी कम कर सके, ठीक है। सबसे मस्त पॉइंट बता रहा हूं आपको, सबसे मस्त पॉइंट, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन अलाउ द सैंपल साइज टू बी रिड्यूस्ड विदाउट इंक्रीजिंग द सैंपलिंग रिस्क। पंच लाइन है भाई साहब, द सैंपल साइज विल बी रिड्यूस्ड विदाउट इंक्रीजिंग सैंपलिंग रिस्क। हमने 10 में से 8 कर दिया बच्चे, 10 में से 8 कर दिया, 10 में से 8, और सैंपलिंग रिस्क भी बढ़ने नहीं दिया, बल्कि सैंपलिंग रिस्क भी कमी कर दिया हमने, ठीक है, सैंपलिंग रिस्क भी कमी कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना, ठीक है। अगर आपने ये वाली स्ट्रेटा चेक किया, ठीक है, ये वाला पहला वाला, अगर कोई गड़बड़ी निकली तो सबसे पहले ये मानेंगे कि इसमें स्ट्रेटा में गड़बड़ी है या सब में गड़बड़ी है। किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा की गड़बड़ी को उसी स्पेसिफिक स्ट्रेटा की गड़बड़ी मानेंगे, सबकी गड़बड़ी मानेंगे। पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्योंकि आपने बांट दिया ना पॉपुलेशन, आपने पॉपुलेशन को बांट दिया ना, आपने पॉपुलेशन को बांट दिया, समझ रहे ध्यान से। कह रहा है सर, कह रहा है result of audit procedure applied to the sample of item within a stratum can only be projected to the item that make up that stratum, ठीक है। तो अभी जब हम थोड़ी देर बाद प्रोजेक्शन करना सीखेंगे, तो जो प्रोजेक्शन होगा वो उसी स्ट्रेटम को लेकर होगा, उसी स्ट्रेटम को। तो सर एक बात बताइए, अगर एक में गड़बड़ी है तो फिर क्या करें? तो अगर एक में गड़बड़ी है और आपको सबके लिए कंक्लूजन फॉर्म करना है, इंटायर पॉपुलेशन के लिए, तो आप देखिए कि क्या वो स्ट्रेटम इंटायर पॉपुलेशन से कनेक्टेड है और क्या उसे रिप्रेजेंट करता है नहीं। क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा की गड़बड़ी पूरे इंटायर पॉपुलेशन की गड़बड़ी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि सर उसकी हर पॉपुलेशन की, हर सब पॉपुलेशन की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। हो सकता है कि एंटिटी ने बड़े ट्रांजैक्शन में गड़बड़ किया हो, जरूरी नहीं छोटे में होगा। हो सकता है एंटिटी ने छोटे में गड़बड़ किया हो, चेक नहीं करेगा ऑडिटर, जरूरी नहीं बड़े में होगा। तो कोई भी स्ट्रेटा की गड़बड़ी को उसी स्ट्रेटा का ही गड़बड़ी मानेंगे प्रोजेक्शन में, उसी स्ट्रेटा को कंसीडर करेंगे। अगर आपको इंटायर पॉपुलेशन का कंक्लूजन फॉर्म करना है, अगर करना है तो आपको कंसीडर करना होगा कि क्या बाकी जगह भी गड़बड़ी है क्या। क्योंकि सर एक स्ट्रेटा की गड़बड़ी को हर जगह गड़बड़ी नहीं मान सकते, आप नहीं मान सकते। अगर आपको पूरा इंटायर पॉपुलेशन कंक्लूजन फॉर्म करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या 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 बाकी जगह भी गड़बड़ी है क्या, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने आपको पढ़ाया वैल्यू वेटेड में। इसमें क्या होता है बच्चे, इसका बेनिफिट क्या है कि हमारा जो एफर्ट हमें लगाना है वो हम लगाते हैं लार्जर वैल्यू आइटम्स पे, क्योंकि सर इसीलिए क्योंकि जब आप रैंडम सिलेक्शन करते हैं तो आप छोटे आइटम को हो सकता है पकड़ सकें। तो सर उस केस में जब आप उसे वेट असाइन कर दोगे तो देयर विल बी ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्शन। तो फिर ये होगा ना सर कि आपको छोटे-छोटे 10 ट्रांजैक्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। जब स्टेशनरी के 10 ट्रांजैक्शन है उसमें से 3 या 4 चेक कर लिया आपने, या 2 या 1 चेक कर दिया, बहुत है यार। तो अल्टीमेटली सैंपल साइज क्या हो जाएगा? कम। आप ना अपने एफर्ट को बेकार जगह नहीं लगाओगे, एफर्ट को सही जगह पुट करोगे कि यार इनकी अगर वैल्यू वेट असाइन करें तो 21 वाले सारे ट्रांजैक्शन है, मैं स्टेशनरी दिमाग लगा रहा हूं, पता लगा स्टेशनरी 5 ट्रांजैक्शन चेक कर रहे थे पहले, हटा यार। वैल्यू वेट देखो ना यार, इसकी वैल्यू कितनी है, अगर वैल्यू ना के बराबर है तो अपने एफर्ट वहां लगाओ ना यार, इसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। ये आते हैं सैंपल डिजाइन के अंदर, है ये दोनों वही हमने पढ़ा हुआ है, बस दिया हुआ है सैंपल डिजाइन में, स्ट्रेटिफिकेशन दिया हुआ है और ये आपका दिया हुआ है ये वाला, वो कर देगा आपको, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपको अभी तक पढ़ाई है 3 बातें, कोई बात नहीं बच्चे, मैंने आपको पढ़ाई है 3 बातें, अप्रोचेस टू सैंपलिंग, मेथड्स टू करेक्ट सैंपल और सैंपल डिजाइन। देखो ऐसा होता है स्ट्रेटिफिकेशन में, अगर यहां गड़बड़ी है तो हम यहां का एस्टिमेशन करेंगे ना,
अगर एक में गड़बड़ी मिल गई तो दूसरे में गड़बड़ी मान सकते हैं। एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा की गड़बड़ी को पूरी पॉपुलेशन में तो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते ना कि यहाँ गड़बड़ी है तो यहाँ भी गड़बड़ी होगी, यहाँ भी स्टेटमेंट है तो यहाँ भी स्टेटमेंट होगा, यहाँ है तो यहाँ भी होगा। ये है लास्ट लाइन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और सुनो भाई, आपको थोड़ा प्रोजेक्शन दिखाता हूँ। चलिए उसके बाद आराम से लिखेंगे तो टाइम है हमारे पास। मैक्सिमम स्ट्रेटा में गड़बड़ी मिल जाएगी तब क्या करेंगे, मतलब मैक्सिमम मतलब ये करें दोनों गड़बड़ी मिल गई तब। मेरी बात समझना, उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है आखिरी में, टू ड्रॉ कंक्लूजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। आप ये देखिए कि क्या स्ट्रेटा रिप्रेजेंट करते हैं पूरी पॉपुलेशन को। अगर 3 में गड़बड़ी मिल गई तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं सब्सटेंशियल पोर्शन में गड़बड़ी है, तो उस केस में गड़बड़ी मानेंगे मानेंगे आप, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तीन सब पॉपुलेशन 4 में से 3 में गड़बड़ी है, तो दे आर रिप्रेजेंटिंग द होल पॉपुलेशन, समहाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग द होल पॉपुलेशन। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लिखने का काम बहुत भारी है। चलो जी, अब मैं आपको समझाता हूँ मस्त पॉइंट, सबसे मस्त पॉइंट समझने वाला। नहीं तो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इक्वल हो गया वो। ठीक है, देखिए सर ये सैंपलिंग रिजल्ट्स हैं। ठीक है, समझ ध्यान से, आपकी पॉपुलेशन थी 100। ठीक है, आपने चेक 20 में से जो मिसेस स्टेटमेंट निकला वो निकला आप माने 20 में से 3 में थी 44,000। ठीक है, पिछले साल का था कुछ भी सकता आपको तो पता है, सब पढ़ के आ चुके हैं। बहुत बहुत ही क्लासिक पॉइंट है। ठीक है सुनो, ये सबसे मैं आपको बोल रहा हूँ 5 में से ये बाकी क्या सकता है चीजें समझ में, लेकिन ये सर इस स्टैंडर्ड का 20 ट्रांजैक्शन चेक किए, गलती 30 में, प्रोजेक्शन तो करेंगे ना मालिक, प्रोजेक्शन तो करेंगे। एक बात बताओ, जब 20 में 3 गड़बड़ी हैं तो प्रोजेक्शन तो करेंगे ना कि 15 समझ रहे हो मेरी बात। अगर 20 में 3 हैं 20 चेक करने में तो 100 में 15 होगी, 100 में 15। और जो साथ में नोट करते हैं तो बिल्कुल बोल रहा हूँ उसके चारों पास अभी नोट करना है इसमें। लेकिन आपको पता है हर ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंटिंग नहीं होता, मतलब एक बार 3 में 2 ट्रांजैक्शन ऐसे थे जो रिकरिंग नेचर के थे, जो होते रहते हैं। ठीक है, 3 में से एक ट्रांजैक्शन ऐसा था जो इससे पहले 8 साल पहले हुआ, 6 साल पहले 3 साल पहले हुआ था, साल में एक ही हुआ है सर, ये हुआ एक ही आर एंड डी एक्सपेंसिव है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंसिव है, ये हुआ ही नहीं सर, ये एक ही खाए जो गड़बड़ी मिली आपको, एक ही था उसी में गड़बड़ी मिली आपको। सुनना सर, ये ट्रांजैक्शन ना नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, इसके जैसा दूसरा ट्रांजैक्शन मिलेगा नहीं आपको, इसके जैसा दूसरा ट्रांजैक्शन मिलेगा नहीं आपको, समझ मेरी बात। अब आप मुझे बताओ रिकरिंग भी होगा, इसके जैसे और भी ट्रांजैक्शन है, प्रोजेक्शन एक हिसाब से प्रोजेक्शन 2 के हिसाब से करें या 3 के हिसाब से, ऐसा ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं ना दूसरा कोई, ऐसा तो कोई और ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ये 2 ट्रांजैक्शन है, ऐसे आपको बहुत ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे। एक बात आपको बता देता हूं सर, जो नॉन रिप्रेजेंटेटिव नेचर होता है वो मिस स्टेटमेंट जो नॉन रिप्रेजेंटेटिव नेचर का होता है उसके जैसा कोई ट्रांजैक्शन होता ही नहीं, उसे बोलते हैं एनोमली, एनोमली व्हिच इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेटमेंट इन अ पॉपुलेशन, जो बाकियों को रिप्रेजेंट नहीं करेगा उसे बोलते हैं एनोमली। अगर आपको एक शब्द बताया, एक केवल की 2 शब्द बताया, आपको याद होगा कि हम सब्सटेंस स्टेटमेंट और कंप्लायंस में इस्तेमाल करेंगे डेविएशन स्टैंडर्ड के अंदर, जो अनोखे हैं, सही कह रहे हो आप, जो अनोखे हैं, जिनके जैसा कोई नहीं, उनके जैसा कोई नहीं, टिल्लू एंड बोलू, सही बात। अगर आप उनको देखोगे तो रिप्रेजेंटेशन करना मुश्किल है। ठीक है, अनअकैडमी बाकी बच्चे इतने बड़े स्टैमर्स हैं क्या, बोले यार फॉर एग्जांपल 150 बच्चा लाइव है, बोले यार दो बंद कर रहे हैं यार, अनअकैडमी 15,000 बच्चा होगा यार, तो उसके बाद 200 बच्चे को लगा दोगे, नहीं सर, वो एनुअली है, वो एनुअली है, उनके ऐसा कोई और नहीं है। सुबह स्ट्रॉ निकल गए, अब खैर स्ट्रॉ भी गल चुका है उनका पिछले समय में, स्ट्रॉ निकल गए, भैया अंकित सर हाँ 400 ml, इस सर का 300 ml, इनका 200 ml, कुल मिला के 11-1200 ml खून पीना है सुबह उठ के। ठीक है, आप सुनो, एक बात बताना बच्चे, एक बात बताओ, तो ये तो हो गया एनुअली, ये ट्रांजैक्शन कहलाएंगे नॉन एनुअलस, ये ट्रांजैक्शन कहलाएंगे नॉन एनुअलस, जिनके ऐसे और भी लोग हैं। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन कहलाएंगे नॉन एनुअलस, समझना बच्चे, बात यहां की वहां निकल जाएगी। ठीक है, सुनना, अब ये बताओ प्रोजेक्शन किसके बेसिस पे होगा, प्रोजेक्शन किसके बेसिस पे होगा, 2 के बेसिस पे या 3 के बेसिस पे, नॉन एनुअलस के बेसिस पे, सही कह रहे हो आप। तो एक बात बताओ, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट कितने हुए, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट कितने हुए,
20 में 2 में दिक्कत है, 20 में 2 में दिक्कत है, ठीक है, मतलब 100 में कितने में दिक्कत होगी, 10। तो टोटल में स्टेटमेंट कितने हुए प्रोजेक्टेड को मिलाकर 100 में 11। यही सुनना चाह रहा था मैं। इसको थोड़ी छोड़ दोगे भाई, इसको थोड़ी छोड़ दोगे, अकेला है तो क्या हुआ, है तो स्टेटमेंट ही, अकेले हैं तो क्या गम है, वो तो फिर भी स्टेटमेंट ही, ये तो आती है। मतलब दो में स्टेटमेंट का प्रोजेक्शन किया तो 10, ठीक है 10, और एनुअल जो है एनुअल ट्रांजैक्शन, एनुअल स्टेटमेंट ये कितने भाई, एक, मतलब कितना हो गया 11। मैं यहां लिख देता हूं प्रोजेक्टेड में स्टेटमेंट 10 प्लस एनुअल में स्टेटमेंट 1, ये हो गया 11। ऑडिटर की उम्मीद थी, सुना, ऑडिटर की उम्मीद थी कि मैं मैक्सिमम 8 में से स्टेटमेंट ही झेल पाऊंगा। याद आ रहा है कुछ, बहुत ध्यान से सुनना बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से। सिचुएशन नंबर 1 टोटल रेट ऑफ स्टेटमेंट, सही बात। ऑडिटर की जो मैक्सिमम लिमिट है जहां तक वो झेल सकता है वो है 8, तो चलो 8, और यहां मेरे स्टेटमेंट कितने हो गए 11। आप मुझे बताओ क्या सैंपलिंग रीजनेबल बेसिस है कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए? यहां पे क्या सैंपलिंग से आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं सर? नहीं सर, जितना बर्दाश्त कर सकते थे आप, जितना बर्दाश्त कर सकते थे आप, उससे ज्यादा मिस स्टेटमेंट है। क्योंकि मिस स्टेटमेंट मिले तो 2 ही, लेकिन जब प्रोजेक्शन करने बैठे तो 10 और 11 हो गए। तो सर मेरे को तो नहीं लगता है सैंपलिंग ठीक रहेगा, क्या पता यार बाकी 80 में गड़बड़ी ना हो, और क्या पता बाकी 80 में 3 जगह गड़बड़ी हो, तो कुल मिलाकर तो 5 ही हुए ना, जबकि आपका तो 8 है। तो आप मुझे बताओ सैंपलिंग यहां सही रहेगी? क्या सैंपलिंग से कंक्लूजन फॉर्म कर सकते हैं आप? सैंपलिंग इज नॉट अ रीजनेबल बेसिस, सैंपलिंग डज नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस टू ड्रॉ कंक्लूजन। अच्छा, अब ये बताओ अगर दूसरा केस हो तब प्रोजेक्टेड में स्टेटमेंट 10 है, एनुअल में स्टेटमेंट 1 है 11, आपका टॉलरेबल रेट ऑफ स्टेटमेंट है 13, कोई दिक्कत नहीं। आपका टॉलरेबल जो आप टॉलरेट कर सकते हो 13, और यहां है 11, यहां पे आप बोलेंगे सैंपलिंग इज यूजफुल, कोई दिक्कत नहीं है। सैंपलिंग यहां पे रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड करेगी, और आप रीजनेबल एश्योरेंस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनेबल बेसिस फॉर ड्राइंग द कंक्लूजन। फिर से एक बात को रिपीट कर रहा हूं, देखना ध्यान से। सैंपलिंग रिजल्ट में ऑपरेशन 100 किए, एग्जामिन 20 किए, गड़बड़ी 3 में निकली, लेकिन 3 में 2 ऐसे हैं जो उसके मिलते जुलते ट्रांजेक्शन और भी है, लेकिन एक ऐसा है जिससे मिलता जुलता ट्रांजेक्शन ही नहीं है। तो भाई जब प्रोजेक्शन करोगे तो प्रोजेक्शन तो नॉन एनुअल करोगे ना, कि 2 में अगर 20 में 2 में गड़बड़ी है तो 100 में 10 में गड़बड़ी होगी, और एक तो एनुअल सही। तो टोटल प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट along with the annual statement, if it exceeds tolerable statement, it means sampling will not provide a reasonable basis for drawing the conclusion, but if it is less than the prompt, sampling is providing a reasonable basis for drawing the conclusion। ठीक है, मतलब दिस इज द एक्सट्रीम, ये बिल्कुल आखिरी चर्चा है, बिल्कुल आखिरी। इसमें ऐसा नहीं है खत्म हो गया हमारा, नोटिंग भी करनी है, कुछ एक दो चीजें बाकी है, लेकिन सर ये डिस्कशन बहुत ही क्लासिक है। इंस्टीट्यूट ना बहुत बचता है, अगर आप इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस देखें तो इंस्टीट्यूट में एडवांटेज ऑफ द स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, मेथड टू करेक्ट सैंपल, कुछ फैक्टर्स अभी आप पढ़ेंगे, कुछ प्रिकॉशंस आप पढ़ेंगे, तो सैंपलिंग का क्वेश्चन पूछ लिया, या दो तीन नंबर दो डेफिनेशन पूछ ली, थोड़ा बचता है इंस्टीट्यूट इन चीजों को पूछने से, खास करके इन चीजों को पूछने से, क्योंकि उनको समझ आएगा, पूछेंगे आपसे भी। ठीक है, चलिए जरा मैं पढ़ाता हूं आपको, मैं पढ़ाता हूं, देखो। अच्छा एक बात बताओ, हम कैसे तय करेंगे कि ट्रांजैक्शन एनुअली है? इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी वेरी सर्टेन कि हां ये एनुअली है, ये बाकी को अफेक्ट नहीं करेगा, ये बाकी को अफेक्ट नहीं करेगा, ये बाकियों को अफेक्ट नहीं करेगा, बाकियों को अफेक्ट नहीं करेगा। इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि कोई भी स्टेटमेंट एनुअली है, तो सर सर्टेनिटी पूरी नहीं पड़ेगी कि वो सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उसे थोड़ा इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ेगा कि सही में वो बाकी पॉपुलेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। ये आपको यू हैव टू बी वेरी सर्टेन, यू हैव टू ऑब्टेन अ हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, यू हैव टू ऑब्टेन द एसेंशियल एविडेंस कि सही में वो एनुअली है, वो सही में एनुअली है। ठीक है ना, क्योंकि सर फिर बड़ी दिक्कत रहेगी यार, आपको सोचो अगर हम टिल्लू और गोलू को एनुअली मान रहे हैं, पहले स्पष्ट कर लेना वो सही में एनुअली है, क्या पता ऐसे बहुत टिल्लू गोलू छुपे हमारी क्लास के अंदर भी। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि दे आर एनुअली, तभी प्रोजेक्शन में उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। वी हैव टू बी वेरी सर्टेन कि एनुअली, तभी प्रोजेक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, ये देखो सुनो, जब कोई मिस स्टेटमेंट एनुअली है, आप जल्दी से बताइए प्रोजेक्शन में इसको इंक्लूड करते हैं क्या? प्रोजेक्शन में इसको इंक्लूड करते हैं क्या? एनुअली को प्रोजेक्शन में इंक्लूड करेंगे? एक्सक्लूडेड व्हेन प्रोजेक्टिंग द मिस स्टेटमेंट, व्हेन प्रोजेक्टिंग द मिस स्टेटमेंट। उसके बाद ऑडिटर रिजल्ट ऑफ सैंपल देखेगा, तो देना, और देखेगा क्या सैंपलिंग रीजनेबल बेसिस दे रही है। तो ये कैसे पता लगेगा? मैं आपको समझा चुका हूं, पढ़ाता हूं, सुनिए। जब प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट प्लस एनुअल्स 10 और 11 ये एक्सीड करते हैं टॉलरेबल से, तो सैंपलिंग डज नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस। समझ आ रही बात? अच्छा एक बात बताओ, जब सैंपलिंग आपको रीजनेबल बेसिस नहीं देगा तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? ऑडिटर मैनेजमेंट से बोलेगा कि यार मैंने तो सैंपलिंग की थी, कुछ गड़बड़ियां सामने आई, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन में बहुत ज्यादा जा रहा है, थोड़ा आप इन्वेस्टिगेट करें कहां गड़बड़ी है जो मैंने पता लगाई, और आगे के सब्जेक्टिव की रूपरेखा तय करेगा, डिजाइन करेगा। डिजाइन बोलो, टेलर बोलो, बात वही है। यदि कॉमन पॉइंट आता है, सही बात है, आखिरी में जो कर देते हैं जगह, तो जहां रिजल्ट आएगा रिजल्ट पे इन्वेस्टिगेट करके मैनेजमेंट से बात करो, और आगे की सब्जेक्टिव की रूपरेखा तय करो, सब्जेक्टिव की रूपरेखा तय करो। ठीक है जी,
बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, अगर अगर प्रोजेक्टेड में स्टेटमेंट टॉलरेबल से ज्यादा हो गए, इसका मतलब सैंपल रिस्क है, और वो सैंपल रिस्क आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो सैंपल रिस्क आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। When the projected miss statement is greater than auditor's expectation, there is an unacceptable sample risk. जब मैं लिखूंगा बात की बात है, सब समझना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हो, मैंने जो भी आपको समझाया ना, दिस इज ऑल एक्सप्लेनेशन। इसमें लिखा नहीं कुछ भी, मैंने आपको लिखा कुछ भी नहीं है, दिस इज ऑल एक्सप्लेनेशन। क्लियर? बट वी हैव कंप्लीटेड सब्सटेंशियल पार्ट। अब छोटी मोटी 2-3 बातें बची बस सैंपलिंग में, अलग ही लेवल, बस 1-2 चीजें 3 चीजें बची है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है, मतलब मुझे बहुत बढ़िया लगता है। 530 कोई दिक्कत नहीं, जितना जितना टेक्निकल होगा। कल से क्या होगा पुनीत, बाकी बच्चों को भी कह रहा हूं, हम स्टैंडर्ड का चैप्टर ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे, तो स्टैंडर्ड का बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर स्टैंडर्ड वाइज चलेंगे 200 210 220 ऐसा। ठीक है, अच्छा 1-2 बातें और बता, एक मतलब 2 बातें तो आपको कल ही पढ़ाऊंगा, बस एक बात आपको बतानी है इस पे। चलो करें, लिख देता हूं कुछ चीजें बताओ। ये भी ताऊ स्टैंडर्ड है, 240 में कहां कुछ बचा है, 240 में तो नहीं बचा, वो तो इंटरनल रिव्यू बचा होगा बस, 240 तो कंप्लीट है भाई, इंटरनल कंट्रोल बचा है। अभी स्टैंडर्ड बहुत है भाई, जो पढ़ भी नहीं आपने, स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है। 700 पढ़ लिया, बड़े स्टैंडर्ड पढ़े, आपने बड़े स्टैंडर्ड पढ़ लिए, बड़े स्टैंडर्ड। अब बड़े स्टैंडर्ड, इतने बड़े स्टैंडर्ड नहीं सब आगे, आपने बड़े स्टैंडर्ड पढ़े हैं। 700 701 705 706 240 520 520, इतने बड़े स्टैंडर्ड नहीं आगे, इतने भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसा भी होता है कि एक एक लेक्चर में 2 स्टैंडर्ड हो जाएंगे, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड भी है। ठीक है, मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था सर, जो आप सोच रहे हैं वो भी, जो आपका डाउट बन सकता है वो भी, और जो नहीं बनेगा वो भी, सबका निवारण ऐसे में होगा। ठीक है, सबका निवारण ऐसे में होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अभी लिखने लायक क्या सिचुएशन है सर, बताओ। लिखने के लिए ये कुछ चीजें बची है, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है इसमें लिखने के हिसाब से। फटाफट से एक बार रिकैप करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़े कागज समझेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है, बोल दो। सिंपल रैंडम में क्या करोगे सर, किस पॉपुलेशन के रिलेवेंट करता? दिस इज रिलेवेंट फॉर होमोजीनियस पॉपुलेशन, होमोजीनियस पॉपुलेशन। तो सिंपल रैंडम में वी कैन यूज द रैंडम नंबर टेबल और द रैंडम नंबर जनरेटर अवेलेबल इन द सेल फोन और कंप्यूटर। रैंडम नंबर जनरेटर। अच्छा ये बताओ, हर आइटम के पास इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है रैंडम सैंपलिंग में? एवरी आइटम इज हैविंग equal chance of selection, every item is having equal chance of selection. चलिए, स्ट्रेटिफाइड रैंडम में क्या होगा, दिस इज relevant for heterogeneous population. heterogeneous population. अच्छा ये बताओ, दिस इज relevant for heterogeneous population. दूसरा बताओ जी, इसमें हम करेंगे क्या? द heterogeneous population is divided, क्या समय आ गया है, बच्चे टीचर मजे ले रहे हैं, is divided into homogeneous subpopulation. Homogeneous subpopulation, this is known as stratification. स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, इसमें जो सब पॉपुलेशन आप बांटते हैं बच्चा बाटी, उसे हम क्या कहते हैं? द सब पॉपुलेशन इज नोन एज स्ट्रेटा, इज नोन एज स्ट्रेटा। ठीक है जी, ये बताओ इंटरवल सैंपलिंग में क्या होगा? इट इज आल्सो नोन एज सिस्टमैटिक सैंपलिंग, इट इज आल्सो नोन एज सिस्टमैटिक सैंपलिंग। हियर द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर इज यूटिलाइज्ड। तो ऑडिटर आपको बताएगा auditor will provide a definite interval for the transactions to be examined. अच्छा, ब्लॉक सैंपलिंग में क्या करोगे आप? क्लस्टर से आप ब्लॉक बना दोगे, फिर रैंडम रैंडम तरीके से किसी, हाँ 2 3 4 जो भी ब्लॉक्स आप सेलेक्ट करेंगे उसको आप चेक करेंगे। ठीक है, ऑडिटर विल distribute the population into certain blocks of items
देन द ब्लॉक्स आर सेलेक्टेड ऑन रैंडम बेसिस, और फिर उनको आप चेक करोगे जो ब्लॉक सेलेक्ट हुए। देन द ट्रांजैक्शन प्रोवाइडेड इन ब्लॉक आर एग्जामिन्ड। ठीक है। अच्छा, मॉनिटरिंग सैंपलिंग में क्या करोगे भाई? हियर ऑडिटर विल प्रोवाइड वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। टू चेक द हाई वैल्यू आइटम्स। ठीक है, मैं इसी में लिख देता हूं, तो क्या होगा, सैंपल डिजाइन बार-बार लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, मैं इसी में 2-3 बातें यहां स्पेसिफिकेशन लिखा दूंगा, तो वहां सेम चीजें हो जाएंगी। ठीक है, सो द एफर्ट्स ऑफ ऑडिटर आर डायरेक्टेड टू द लार्जर वैल्यू आइटम व्हिच आर हैविंग ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्शन। अच्छा, एक बात बताओ, स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर, यही लिख देता हूं सारा स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर सैंपल साइज कम कर दोगे या बढ़ा दोगे? कम। तो सैंपलिंग रिस्क बढ़ेगा क्या? द सैंपल साइज इज रिड्यूस्ड विदाउट इंक्रीजिंग द सैंपलिंग रिस्क। ठीक है। अच्छा, ये बताओ मुझे, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसका प्रोजेक्शन पूरे पॉपुलेशन के लिए करोगे या उस पर्टिकुलर स्ट्रेटा के लिए? एनी मिसस्टेटमेंट इन अ स्ट्रेटा shall be projected for that particular stratum, not the entire population। ठीक है, मतलब अब आपसे कहीं भी स्ट्रेटिफिकेशन पूछे, आप यही 5 पॉइंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हेफाजत सैंपलिंग में क्या लिखे बताओ? अक्कड़ बक्कड़ हम देखो, दिस सैंपलिंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी स्ट्रक्चर टेक्निक। और $1 million पॉइंट तो आप भूल ही गए, this cannot be the part of statistical sampling। This cannot be the part of statistical sampling, right? बहुत बढ़िया बच्चों, इज आल्सो विद अक्कड़ सैंपलिंग लिखाना बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ भाई, आपसे कभी पूछे ना सैंपल डिजाइन के बारे में, कि मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, आपको याद होगा। अरे देखो देखो देखो, एग्जामिनर मर जाएगा, उसकी मौत के जिम्मेदार होंगे आप। ठीक है। चलिए, तो जब भी आप सैंपल डिजाइन करें तो आपको कैरेक्टरिस्टिक देखनी पड़ती है। कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे 2 तरह के आप डिजाइन करते हैं, स्पेसिफिकेशन और इवैल्यूएटेड सिलेक्शन। सैंपल डिजाइन में बस एक लाइन लिख दो, ऑडिटर शैल अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन है कैसी, एंड डिजाइन इट 2 तरीकों से। ये सेम है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, जो वहां लिख दिया काफी है, स्पेसिफिकेशन एंड वैल्यूएटेड। ठीक है जी। ठीक है, देखो जी, बहुत बढ़िया बात है, मैं उस टाइम आपको बताई देने के लिए आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि बाकी मेथड टू करेक्ट सैंपल है, लेकिन पॉपुलेशन को डिजाइन तो यहां कर रहे हो ना 2 में, बाकी आपने तो डिजाइन कहां की पॉपुलेशन की, ना सिस्टमैटिक में ना ब्लॉक में। ठीक है, ब्लॉक में बांटना कोई डिजाइनिंग नहीं है। हाँ, एक जैसे आइटम को बांटना वो डिजाइनिंग है, अमाउंट के हिसाब से वेट असाइन करना वो डिजाइनिंग है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हमने पढ़ी अभी तक 3 चीजें, अप्रोचेस टू सैंपलिंग तो मैंने आपको बता दिया, मेथड टू करेक्ट सैंपल आपने लिख लिया, सैंपल डिजाइन हमारा हो गया। अब ये जो बचा हुआ है, बस ये लिखना है, बस जो मैंने आपको समझाया ना ये, बाकी 2-3 पॉइंट बचे, बाकी सब तो हो गया स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में लग जाते हैं यार, मतलब आप मान के चलो कि हमने कल स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल 30-40 मिनट बाद स्टार्ट कर दिया हमने। तो कल 1 घंटा 20 मिनट के आसपास, 1 घंटा लग गया आज का लेक्चर मुझे लगता है, और अगला लेक्चर भी ज्यादा नहीं, 30-40 मिनट मान के चलिए, वहां लगे नहीं कम से कम। बचा गया एक प्रिकॉशन बचे, हाँ 30-40 मिनट लगेगी क्लास में, तो मतलब मान लो 2 घंटे 2 लेक्चर पूरे लगेंगे हमारे, 2 घंटे 1.5 घंटे लेक्चर लगते हैं, 3 लेक्चर, ये एफिशिएंसी होगी 2 घंटे की क्लास की। समझ लो, 1.5 घंटे क्या होता है, आए थोड़ा पढ़ा, फिर जल्दी खत्म हो जाता है लेक्चर, उससे एफिशिएंसी कम आती है। तो जो चीज हम 2 क्लास में खत्म करते हैं, कभी 3 कोई 4 3.5 क्लास लग जाती है भाई। पिछली बार ऑडिट में लगा 80 लेक्चर ऑडिट में। ठीक है, दिमाग घूमने वाला देख के 1.5 घंटे में 80 82 मैं कहा भाई 2 घंटे वाली कहानी करनी पड़ेगी, एग्जाम वैसे लेट हो चुका, मेरे वाले तो 40 मिनट पूरे होते थे। मैं आगे ऑडिट कभी लॉ भी 2 घंटे करूंगा, 2 ही बैठ पढ़ाओ, सुकून मिलो, एक और एक लॉ 2 घंटे के। अब छुट्टी दे दो बम्बा, कौन सी भाषा बोल रहे हैं? ठीक है, मैंने जैसा अपना सीक्वेंस है ना, सुपर ओवर में वही सीक्वेंस माना है मैंने, उसी सीक्वेंस से चलते हैं। अपन मेरा सैंपल डिजाइन पढ़ा है, मेथड्स पढ़े, ये 3 चीजें पढ़ी है, ये नहीं पढ़ा आज, ये नहीं पढ़ा, और एक चीज और नहीं पढ़ी। 50th लेक्चर है आज, 100 कंप्लीट, सही बात है यार, तो हिसाब से 50th लेक्चर है, लेकिन डेप्थ यहाँ और बढ़ रही है। वो वाला 120 घंटे बैच था 80 वाला, तो आपका भी हो ही जाएगा, कितने लेक्चर मान के चलो,
2 घंटे आज के बाद 10-12 लेक्चर, 12 लेक्चर, 12 लेक्चर, 2 घंटे लेक्चर है। आपको कंट्रोल करने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ मत ज्यादा। मैक्सिमम भाई 12-15 लेक्चर से ऊपर नहीं, 15 तक जाएगा मैक्सिमम, या 2 घंटे का है इसलिए फर्क पड़ता है, 2 घंटे वाले। चलो 15 जो तो 65 लेक्चर सही है यार, 65 30 हाँ इतना ही आता है कॉलेज में टाइम, 120 घंटे लॉन्ग लगते हैं भाई साहब, लॉन्ग है तो खतरनाक। ठीक है 160 घंटे 165। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 100 के ऊपर बिना कंपनी वाले साथ 115 लेक्चर है, लॉन्ग घंटे 165 लेक्चर 165 घंटे, वो एहसास नहीं लेता कभी बच्चों को। चलो जी तो बस आखिरी नोट कर लें हो जाएगा, समझा कुछ नहीं होगा, बस नोट करना है बस। ये सब मैंने आपको बताया भाई कि जब आपको ऐसा लगे कि कोई डेविएशन में स्टेटमेंट है उसे इन्वेस्टिगेट करिए और देखिए क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। अगर एनोमली है तो हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी होना चाहिए, एसएनडी एविडेंस ले लीजिए कि बाकी वो इफेक्ट नहीं करेगा, फिर प्रोजेक्शन करना पड़ेगा सर, और प्रोजेक्शन करेंगे तो एनोमलस ट्रांजैक्शन को बाहर रखिए और ये देखिए कि रिजल्ट्स क्या है और क्या रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड करेगा, एक सीक्वेंस बना के रखता हूं। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, क्या लिख रहे हो क्या भी रहे हो पता नहीं, ले पढ़ाई करो। आपने टी शर्ट पहनी थी उसमें भी इतनी ही ढीली थी इतनी आज, मतलब आपका वजन कम नहीं हुआ। कल भैया मैं 6 घंटे से ऊपर नहीं पहनता कोई 8 घंटे से ऊपर टी शर्ट, कैसी बातें कर रहे हैं। ये वाली ना आती नहीं मुझे टी शर्ट जो मैंने पहनी हुई है, इट इज लाइक वेरी वेरी लूज। ठीक है 6 किलो कम हो गया भाई, तो लगा मेरे पास क्या है सही बतलोगे, मैं फोटो नहीं दूंगा आपको बिफोर एंड आफ्टर, टेंशन ना लो। ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट द मिस स्टेटमेंट एंड डेविएशंस। अब देखो जी चुप रहो, लास्ट डिस्कशन चल रहा है एंड एसेस इट्स इफेक्ट। सर एक बात बताओ, एनुअली के लिए आपको कैसी सर्टेनिटी चाहिए व्हाइल एग्जामिनिंग, हाई डिग्री और लो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी? ऑडिटर शैल, auditor will consider that a misstatement or deviation is an anomaly. It will be in the extremely rare circumstances. पूरा फ्लो चार्ट बना दूंगा इसमें, it will be in the case of extremely rare circumstances. ठीक है तो एक बात बताओ एनोमली के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ एनोमली ऑडिटर शैल ऑब्टेन हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी और obtain S&A evidence that it will not affect the remainder of the population, that it will, ये 10-10 मिनट बहुत कीमती होते हैं सर, it will not affect the remainder of the population। ठीक है जी तो एक बात बताओ while projecting the misstatement एनोमली में इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करेंगे? while projecting the misstatement anomaly will be excluded। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, आपने एनोमली का एक्सक्लूड तो कर दिया लेकिन अल्टीमेटली ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ सैंपल, इवैल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ सैंपल और ये तय करेगा कि क्या सैंपलिंग आपको रीजनेबल बेसिस दे रहा है क्या। शैल एसेस दैट वेदर सैंपलिंग प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, चलो नीचे लिख देता हूं, सैंपलिंग प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस टू ड्रॉ कंक्लूजन। रीजनेबल बेसिस कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा बता सकता है मुझे, कब रीजनेबल बेसिस मिलेगा और कब नहीं मिलेगा? रीजनेबल बेसिस तब मिलेगा सर व्हेन द प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट प्लस एनोमलस ट्रांजैक्शन, एनोमलस मिस स्टेटमेंट बताइए इज लेस देन द टॉलरेबल रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट। और सैंपलिंग को रीजनेबल बेसिस कब नहीं मानेंगे? व्हेन द प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट प्लस एनोमलस ट्रांजैक्शन exceed the tolerable rate of miss statement। इस सिचुएशन में क्या करेंगे सर? व्हेन सैंपलिंग इज नॉट अ रीजनेबल बेसिस, मैनेजमेंट से बात करो और आगे के एनटी की रूपरेखा तय करो। ऑडिटर शैल ask the management to detect the reasons of the misstatements and tailor the NTE of or design the NTE of further audit procedure। ये हो गया आपके 3 टॉपिक क्लब। ठीक है और आसानी से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ स्टडी करें, टेंशन खत्म। ठीक है एग्जांपल चाहिए हो तो एग्जांपल लिखना है, सारे एग्जांपल दिए हुए मैंने, सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, जिसका जो एग्जांपल आपको लेना हो तो बढ़िया एग्जांपल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जांपल है, सैंपलिंग का एग्जांपल है। ठीक है चलो स्क्रीनशॉट टाइम भाई, स्क्रीनशॉट में तो लगेगा दिमाग, लो जी पहला पॉइंट जल्दी ले लो, फोटो ले स्क्रीनशॉट जो भी ले लो। ठीक है दूसरा जी, ठीक है एग्जांपल बनाना है आपने।
अप्रैल लास्ट। कल से सुबह 9 का फास्ट है, 9:45 से। रुक जाओ भाई, अभी थोड़ा सब्र कर लो। अरे नोटिंग नहीं, एग्जाम्पल ज़्यादा है आधे आधे पेज के। हाँ, कंपैरेटिवली है, ऐसा नहीं है नोटिंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन उतनी नहीं है। एग्जाम्पल बनाने बैठोगे ना, अब जैसे क्या इसमें ये नोटिंग थोड़ी है यार, ये तो ऐसे बढ़ेगा 2 मिनट में। नोटिंग 2-3 स्लाइड में बस। ये आधा पेज लिखा है मुश्किल से। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।